आपका वेलकम करती हूँ। प्रोटॉन स्टडी सेंटर एग्जाम ओरिएंटेड 24-25 के लिए आपके लिए लेकर आया है ये दूसरा वीडियो। सोशल साइंस के लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की हम अगर बात करते हैं तो जो भी रिसोर्स हम आज तक यूज करते आए हैं उसका डेवलपमेंट भी हमने देखा है, बट ड्यू टू द इन ह्यूमन एक्टिविटीज इट हैज स्टार्टेड बिकमिंग नाउ अ चैलेंजिंग। तो इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन गोज एज राइट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। कोई भी 3 ऐसी एक्टिविटीज जो ह्यूमन रिसोर्स की वजह से हमारे रिसोर्सेज को डिप्लेट करती है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं 3 ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पांसिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया आर एज फॉलोज। तो आप इन चारों में से कोई भी 3 लिख सकते हैं, बट रिमेंबर यू हैव टू राइट इट एज पॉइंटर्स। सबसे पहली एक्टिविटी है माइनिंग। Expansion of mining and quarrying have contributed significantly to land degradation. In Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation has also increased due to mining activities. जब हम माइनिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो माइनिंग एक्टिविटी ने बहुत सारी डैमेज क्रिएट की है। एक्सेसिव माइनिंग की वजह से हमने रिसोर्सेज को तो डिप्लेट कर ही चुका है, बट लैंड डिग्रेडेशन भी होने लगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे स्टेट्स में एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है एंड दैट इज ऑल्सो इफेक्टिंग लैंड डिग्रेडेशन। ओवरग्रेजिंग की अगर हम बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इन एरियाज में ओवरग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। ओवर इरिगेशन, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो स्टेट एरियाज हैं उस एरियाज में ओवर इरिगेशन की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर के यूज की वजह से हमने इरिगेशन सिस्टम को एक्सेसिवली यूज किया है एंड दैट इज व्हाई लैंड डिग्रेडेशन इज टेकिंग प्लेस। एट द एंड, मिनरल प्रोसेसिंग। हम जो भी रिसोर्सेज का, मिनरल्स का यूज करते हैं उसको प्रोसेस किया जाता है। स्पेशली सीमेंट इंडस्ट्री में कैल्साइट, सोपस्टोन्स और सेरामिक इंडस्ट्री में से जो ह्यूज क्वांटिटी का डस्ट निकलता है वो इनफिल्ट्रेट होने से पहले ही वाटर में डिस्पेंस होना शुरू होता है एंड दैट आल्सो रिजल्ट्स इनटू द लैंड डिग्रेडेशन एज इट क्रिएट्स अ लेयर ऑन द सॉइल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट एंड एक्सप्लेन वेज टू प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, या फिर एनी 3 मेजर्स टू कंट्रोल द लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। इस क्वेश्चन को आपको सीबीक्यू तरीके से अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन इज एक्सेसिवली हैपनिंग इन सर्टेन स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, हिमालयन एरियाज, so what steps will you suggest to control land degradation, and then you have to explain them. The measures to control the land degradation is, first is afforestation and proper management of grazing should be done. जब हम afforestation करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं और नए ट्रीज लगाते हैं तो it holds the soil and land degradation can be controlled. Planting of shelter belts of plants and control over overgrazing should be done. जब प्लांटिंग किया जाता है, शेल्टर बेल्ट्स लगाए जाते हैं तो उसमें साइज में ट्रीज लगाए जाते हैं और इस साइज के ट्रीज की वजह से विंड की जो वेलोसिटी होती है उसको कंट्रोल करते हुए हम लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेबिलाइजेशन ऑफ स्टेम ड्यून्स बाय ग्रोइंग थोर्नी बुशेस। सैंड एक्टिविटीज, डेजर्टिफिकेशन एक्टिविटीज हमारे कंट्री में एक्सपैंड होना शुरू हो गई है एंड दैट कैन बी स्टेबिलाइज्ड बाय ग्रोइंग द थोर्नी बुशेस। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड। हमारे देश में जो माइनिंग एक्टिविटी होती है उस माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक्सेसिव माइनिंग की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होती है एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू कंट्रोल अवर माइनिंग एक्टिविटीज। वी शुड लर्न टू यूज द रिसोर्सेज इन मल्टीपल वेज। एट द सेम टाइम वेस्टलैंड का यूजेज भी करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। हम इंडस्ट्रीज में जो भी रिसोर्सेज का यूज करते हैं उसके जो एफ्लुएंट्स, डिस्चार्ज, वेस्ट निकलता है ऐसे ही बाहर छोड़ दिया जाता है। उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के बाद अगर वो नेचर में छोड़ा जाए तो लैंड डिग्रेडेशन कंट्रोल हो सकती है। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन खादर एंड बांगर सॉइल। खादर एंड बांगर सॉइल की अगर हम बात करें तो ये एज के लेवल से बनती है।
नाउ हियर जब आप आंसर लिखते हैं तो आप टॉपिक को खादर ऊपर और बांगर नीचे इस तरह से सेग्रीगेट करके लिख सकते हैं, या फिर आप टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप देखते हैं जैसे यहां पर मैंने ऊपर नीचे 2 पॉइंटर्स बनाए हुए हैं, 2 अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं। यू कैन राइट इट इन द टेबुलर फॉर्म ऑल्सो। अकॉर्डिंग टू द एज एल्यूवियल सॉइल 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, एक है खादर, एक है बांगर। बात करते हैं खादर की। खादर इज ए न्यूअर एल्यूवियल सॉइल। खादर सबसे नया रेगुलरली अपग्रेड होने वाला सॉइल टाइप है। इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स होते हैं। कंकर नोड्यूल्स यानी पत्थर, कंकर इसमें बहुत कम होने की वजह से ये फाइनर पार्टिकल्स वाला होता है, एंड एट द सेम टाइम हर साल ये रिन्यू होने की वजह से इट इज मोर फर्टाइल एज वेल। अब अगर हम बांगर की बात करें तो इट इज एन ओल्डर एल्यूमिनियम सॉइल। ये पुरानी सॉइल हो जाती है, जो इस साल खादर है वो अगले साल नेक्स्ट ईयर बांगर हो जाएगी। इसी तरह से इसमें कंकर नोड्यूल्स भी ग्रो होना शुरू होंगे, डेवलप होना शुरू होंगे। इसमें फाइनर पार्टिकल्स बहुत कम दिखते हैं एंड इट इज रियली वेरी लेस फर्टाइल, सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सॉइल इरोजन। अब जब हम सॉइल को यूज करते हैं तो उसका इरोजन होना भी बहुत कॉमन सी चीज है, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू लर्न व्हाट आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन and what are the causes of soil erosion in India. Soil erosion is the displacement of the upper layer of soil caused by the various agents such as water, wind and human activities. यहाँ पर 2 तरीके से soil erosion होती है, एक होती है natural elements से और दूसरा है human activities से। अगर हम इन दोनों को कंट्रोल करते हैं तो soil erosion कंट्रोल हो सकता है। So this can lead to the loss of fertile land, reduced crop yields and increased risk of landslides and floodings. जब soil erosion होती है तो उसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी आते हैं। तो वो आफ्टर इफेक्ट्स है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल लूज हो जाती है, क्रॉप यील्ड्स कम हो जाती है, प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप घट जाता है, साथ ही साथ लैंडस्लाइड्स और फ्लडिंग का चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब हमारी कंट्री में 2 तरह की सॉइल इरोजन होती है, एक है गली और दूसरी है शीट इरोजन। गली इरोजन में जब रनिंग वाटर कट थ्रू करता है लैंड के ऊपर से तो वो सॉइल कट डीप ग्रूव्स में, डीप चैनल्स में कट हो जाता है और उसी को हम बोलते हैं गली इरोजन। दूसरा है शीट इरोजन। विंड या वाटर की एक्टिविटी की वजह से जब फ्लो में ऊपर का टॉप लेयर ऑफ द सॉइल वॉश ऑफ होता है तो उसे कहा जाता है शीट इरोजन। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। जब हम कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन की बात करते हैं तो एज वी हैव डिस्कस्ड यहाँ पर 2 एलिमेंट्स काम करते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर कंस्ट्रक्शन, ओवर माइनिंग, ये सॉइल इरोजन के लिए बहुत सीवियरली रिस्पॉन्सिबल है। नेचुरल फोर्स, विंड, ग्लेशियर्स, वाटर, इन सारी चीजों को हम रोक तो नहीं पाते हैं, बट उनकी जो इंटेंसिटी है अगर उसको थोड़ा कम कर दिया जाए तो सॉइल इरोजन कंट्रोल हो सकता है। Running water cuts through the clayey soil and makes deep channels, and that can be resulting into the unfit for agricultural activities. The wind blows loose soil off flat or sloping area, और इसी को हम wind erosion भी बोलते हैं। एक water से होता है, एक wind से होता है। Soil erosion is also caused due to defective method of farming practice. हमारे कंट्री में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा है, बट फिर भी हमारी जो मेथड ऑफ फार्मिंग है वो कहीं ना कहीं डिफेक्टिव होने की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। जैसे फार्मर को पता ही नहीं है कि उसकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स कम है या उसको कौन से न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने चाहिए, वो तो बाकी सबको देखते हुए उसमें कोई भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर यूज करता है, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू सॉइल इरोजन एज वेल। नेक्स्ट इज what are the factors that have contributed to the development of various types of soils in India? Suggest any 3 methods through which soil erosion can be prevented. अब ये क्वेश्चन आपको अलग अलग 3 तरीके से पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको ये दिया जा सकता है कि soil erosion is very common these days in India. Suggest some methods to control the soil erosion. तो आपको उस तरीके से आंसर लिखना होता है। अगर हिली एरियाज का पूछा है तो भी आप ये पॉइंटर्स उसमें इंक्लूड कर सकते हैं।
India has variety of relief features, landforms, climatic reals, and vegetation types which have contributed to the development of variety of types of soils. हमारे कंट्री में जो अलग अलग टाइप की सॉइल्स डेवलप हुई हैं उसके लिए हमारे रिलीफ फीचर्स यानी हमारे फिजिकल फीचर्स काम करते हैं, हमारी लैंडफॉर्म्स हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं और साथ ही वहां पर वेजिटेशन टाइप कैसी है वो किसी भी सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है. Let's see the measures to prevent the soil erosion. जब soil erosion रोकने की बात आती है तो सबसे पहला आता है contour plowing. Plowing along the contour lines. जो contour lines होती हैं, बाहर की lines होती है, वहां पर भी plowing करके वहां से speed of water flow को control किया जा सकता है. अगर पानी ज्यादा बह जाता है तो इस वजह से soil भी wash off हो सकती है and that can down the slopes and soil erosion can be prevented. Terrace cultivation. आपने अगर टी गार्डन्स देखे हो, कॉफी के प्लांटेशंस देखे हो तो यू विल गेट टू नो कि वो टी गार्डन जो बनते हैं वो स्टेप्स तरीके से बनते हैं, टेरेस फार्मिंग तो होती है. स्टेप और टेरेस कल्टीवेशन ऑन स्लॉप्स रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन, क्योंकि स्टेप्स बनाए जाते हैं हिली एरियाज में, माउंटेनस रीजन में स्टेप्स बनाया जाता है. द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कट इनटू द स्टेप लाइक एंड वहां पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है जिस वजह से सोइल इरोजन को रोका जा सकता है. स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप कल्टीवेशन या स्ट्रिप क्रॉपिंग को लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स एंड स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स. जब हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो स्ट्रिप्स बन जाती है, वो स्ट्रिप्स के बीच में जो जगह छूट जाती है उस जगह पे अगर ग्रास को उगने दिया जाए तो वो भी सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करता है. लास्ट इज शेल्टर बेल्ट्स. रो ऑफ ट्रीज called as shelter belts have led to the stabilization of sand dunes in the desert in western Rajasthan. यहाँ पर शेल्टर बेल्ट्स में छोटे बड़े हाइट के हिसाब से ट्रीज लगाए जाते हैं ताकि विंड की वेलोसिटी को वो कम कर सके, स्पीड को कम कर सके, जिससे जो स्टैंड ड्यून्स या डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो कम हो जाती है. Now let's move to the second chapter, that is forest and wildlife resource. अब दूसरे चैप्टर की बात करें तो उसमें classify the types of forest found in India and explain them. जब हम classification की बात करते हैं तो there are 3 types of forest in India: reserve forest, protected forest, and unclassified forest. More than half of the total forest area has been declared as the reserve forest. This forest are regarded as the most valuable as far as the कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इज कंसर्न्ड. रिजर्व फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा कंजर्वेशन की बात आती है जो वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करने के लिए डिसाइड किया गया है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. Almost 1/3 of the total forest area is protected forest as declared by the Forest Department of India. हमारे डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिक्लेयर किया होता है उसमें 1/3 फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया में कैलकुलेट होता है और इस प्रोटेक्टेड एरिया में किसी तरह का हंटिंग, एनक्रोचमेंट या किसी भी तरह का दूसरा फॉर्म ऑफ डिप्लेशन नहीं अलाउ किया जाता है. अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जिसका यूज गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटीज कर सकती हैं. इसमें भी थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होते ही हैं मगर फिर भी थोड़ा बहुत रिसोर्स यहाँ से फॉरेस्ट में से लिया जा सकता है. रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम परमानेंट फॉरेस्ट एरिया भी बोलते हैं. तो इस तरह से ये पूरा कवर होता है. सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ कम्युनिटी इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की जब बात आती है तो बहुत सारी कम्युनिटीज अपना रोल इसमें प्ले करती है. सबसे पहली बात अगर हम करें तो कुछ एक एरियाज इंडिया में ऐसे हैं जहां पर लोकल कम्युनिटीज ने अपने फॉरेस्ट एरियाज को, अपने आसपास की वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कुछ एक स्टेप्स लिए हैं जिसमें गवर्नमेंट ने भी उनका इक्वली साथ दिया है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान की बात करें तो विलेजर्स ने वहां पर माइनिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी की है जिसमें उन्होंने साइट किया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग आप किसी भी तरह के वाइल्ड लाइफ एरियाज को या वाइल्ड लाइफ को डैमेज नहीं कर सकते हैं. The inhabitants of 5 villages in Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as the Bhairav Dakar Sonchuri, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting,
and protecting the wildlife against any outside encroachment. भैरवदेव डाको सोनचुरी के नाम से एक ग्रुप ने 1200 हेक्टर्स एरिया को फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने अपने सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जहां पर किसी भी तरह का हंटिंग या एनक्रोचमेंट परमिटेड नहीं है। फेमस चिपको मूवमेंट की बात करें तो हिमालयाज में चिपको मूवमेंट शुरू की गई थी। जब फॉरेस्ट को कट करने की बात हुई तो वहां पर चिपको मूवमेंट शुरू की, लोगों ने फॉरेस्ट में ट्रीज को हग कर लिया और इस तरह से डिफोरेस्टेशन को रोका गया था। फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप्स, they have created बीज बचाओ आंदोलन इन तेहरी और नवगन्या इन अदर एरियाज, जिससे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हुआ है। सॉइल क्वालिटी को जानने के बाद क्रॉप्स, अलग अलग तरह के क्रॉप्स उसके ऊपर ग्रो करने के वजह से एक तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूज कम हुआ है और उसी वजह से इकोनॉमिकली फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल भी रहा है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर लोकल कम्युनिटीज भी गवर्नमेंट के साथ रिस्टोरेशन और डिग्रेडेड फॉरेस्ट को बचाने के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज वाटर रिसोर्सेज। Multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition. Explain with examples. जब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं। सो व्हाट आर दोज चैलेंजेस व्हिच हैज केप्ट दिस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अंडर अ चेक, अंडर स्क्रूटिनी? लोग इसके अगेंस्ट में है, एनवायरमेंटलिस्ट इसके अगेंस्ट में है, तो ऐसे क्या रीजंस है? लेट अस चेक देम। Regulating the damming rivers affect their natural flow. जब हम रिवर्स को उनका डाइवर्ट करके किसी जगह पे रेगुलेट कर देते हैं तो उनका नेचुरल फ्लो अटक जाता है, जिस वजह से सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो होती है वो कम होने लगती है एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वियर लीड्स टू द पुअर हैबिटेट्स फॉर द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ। अब सेडिमेंटेशन प्रोसेस जमीन के ऊपर होने के बदले रिजर्वियर के बेड में होने की वजह से वहां पर एक्वेटिक लाइफ पे भी इफेक्ट आता है एंड स्ट्रीम का जो, नदी का जो फ्लो है वो ज्यादा रॉकी होते जाता है। Dams also fragment rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate, especially for spawning. जब रिवर्स फ्लो होती है तो उसके साथ एक्वेटिक लाइफ भी माइग्रेट होती है एक एरिया से दूसरे एरिया में, स्पेशली अपब्रिंगिंग अपने दूसरे जनरेशन को लाने के लिए वो दूसरे एरियाज में जाती हैं। तो जब हम डाइवर्ट कर देते हैं या उसको रोक देते हैं तो इट ऑल्सो इफेक्ट्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ न्यू एक्वेटिक लाइफ। The dams have triggered floods due to sedimentation in the reservoir and the release of excess water during heavy rains. जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो डैम्स ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी पे भर जाए, क्योंकि नीचे की तरफ जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस हुआ है वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस वहां पर अब जगह कम कर देता है। इसीलिए डैम्स के गेट खोलने पड़ने की वजह से नजदीक के या लो लाइन विलेजेस में फ्लड्स भी आती हैं। The dams have triggered floods due to sedimentation in the reservoir and excess release of water. Multi-purpose projects induce earthquakes, cause waterborne disease and pest, and lead to pollution resulting from excessive use of water. जब हम डैम्स की ही बात करते हैं तो डैम्स अर्थक्वेक के भी लिए इम्पैक्ट का लाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वाटरबॉर्न डिजीज भी क्रिएट होते हैं एंड इट ऑल्सो लीड्स टू पोल्यूशन, क्योंकि एक ही जगह पर पानी जमा हो जाने की वजह से उसकी सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी खत्म होना शुरू होती है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन exerted pressure on existing freshwater resource. Justify the statement with suitable examples or arguments. अब इस आंसर की शुरुआत हम करते हैं तो हम जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको एक बार रिपीट करना होता है और उसके बाद आपको as follows या because या आप ऐड कर सकते हो। Otherwise, you can just put 2 dots or a hyphen and you can continue your pointers. India witnessed intensive industrialization and urbanization. इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन एकदम ग्रोथ पर था। इसीलिए the ever increasing industries has made matters worse by exerting pressure on existing fresh water resource. हमेशा इंडस्ट्रीज बढ़ते जाने की वजह से उनको जो प्रोसेसिंग के लिए पानी चाहिए उसका प्रेशर पड़ा हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर। इंडस्ट्रीज apart from being heavy users of water also require power to run them
and that is why also it increases pressure. इंडस्ट्रीज को चलने के लिए उनके रिसोर्सेस को, उनके रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए पानी की जरूरत तो पड़ती है, साथ ही साथ इंडस्ट्री को, मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी वाटर पे बेस्ड है. मच ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. हमारे कंट्री में जो हम मेजर इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ही है. Today in India, hydroelectricity power contributes approximately 22% of total electricity produced. हमारे कंट्री में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है. Multiplying urban centers with large and dense populations and urban lifestyle has not only added to water and energy requirements but has further aggravated the प्रॉब्लम. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है साथ के साथ अर्बन सेंटर्स डेवलप होना शुरू हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी यहाँ पर पानी की डिमांड बढ़ने लगी है और पानी की डिमांड, बढ़ती हुई पानी की डिमांड ने हमेशा से फ्रेश वाटर के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया है. Most of the housing societies or colonies in the cities have their own groundwater pumping device. अगर आप सिटीज और टाउन्स की बात करो तो वहां पर, जहां पर सिटीज में सोसाइटीज बड़ी बड़ी डेवलप होती हैं, वो अपने अपने ग्राउंड वाटर पंपिंग सेंटर्स बना लेती हैं. इससे भी जो ग्राउंड वाटर है वो एक्सेसिव यूज होता है और दिस वे द फ्रेश वाटर इज गेटिंग डिप्लेटेड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू हु प्रोक्लेम्ड डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड व्हाई. डैम्स को किसने कहा कि मॉडर्न इंडिया के मंदिर हैं और क्यों? तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ने ये स्टेटमेंट दिया था कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द रीजंस आर they integrate the development of agriculture and the village economy with the rapid industrialization and growth of the urban economy. हमारी कंट्री की इकोनॉमी बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो एग्रीकल्चर को इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से, साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन में सपोर्ट करने से हमारी अर्बन एंड रूरल इकोनॉमी डेवलप होती है. दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, they provide water for electricity generation, provide water supply for domestic and industrial users. Along with that, they help in flood control, they provide recreation, helps in inland navigation system. Recreation facilities develop हो सकती है, आप बोटिंग के लिए जा सकते हो, gardens develop होते हैं, it generates even employment also. And along with that, जब उसमें से canals निकाली जाती हैं, तो ये canals as inland waterways काम करती हैं. So it becomes easier to transport the goods and services. It is useful for fish breeding. और fishes को develop करने के लिए fisheries का पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर इसके हेल्प से डेवलप हो सकता है. Any 5 to 6 points you can write in the answer. Describe any 3 traditional methods of rainwater harvesting adopted in different parts of India. Ancient time से इंडिया में rainwater harvesting system practice की जाती है. In hilly and mountainous region, people build diversion channel like the gulls and kulls of the western Himalayas for agriculture. एग्रीकल्चर के लिए झरने के पानी को डाइवर्ट किया जाता है और उसको नाम दिया गया है गुल या कुल, एंड दैट इज इन द वेस्टर्न हिमालयाज. ये और कहीं नहीं, सिर्फ वेस्टर्न हिमालयाज यानी कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की तरफ प्रैक्टिस किया जाता है. Rooftop rainwater harvesting system is being commonly practiced to store drinking water, particularly in राजस्थान. अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, जहां पर घर में एक टांका बनाया जाता है और वहां पानी स्टोर होता है. In the flood plains of Bengal, people develop undulation channels to irrigate their field. ये एक रेगुलर चैनल नहीं होती है. जब पानी में, रिवर्स में पानी बहुत ज्यादा होता है तो उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है. इसी वजह से अपने फील्ड्स को एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए irrigation facilities मिल जाती है. In semi-arid and arid region, agricultural fields were converted into rain-fed storage structures that allowed the water to stand and moisten the soil, like the Khadins and in Jaisalmer and Johats in the part of Rajasthan. यहाँ पर खदीन और जोहाज की तरह राजस्थान में एक पिट जैसा या एक खड्डा बना दिया जाता है जिसमें पानी जमा होता है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरह ही यहाँ पर पानी जमा होता है, मगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग में पानी जमीन में नहीं उतरता है, जबकि ये खदीन्स या जोहाज में जो पानी जमा होता है वो जमीन को मॉइस्ट रखता है, ड्राई नहीं होने देता है.
Let's move to the next part of the topic, that is compare the advantages and disadvantages of multipurpose river valley projects. अब advantages की बात करते हैं तो generally I have written it as you can see in the directly in the paragraph, but you can write it in the tabular form as well. Advantages की बात करते हैं तो they provide water for irrigation. Second is they provide water for electricity generation, water supply for domestic and industrial use, helps in flood control, provide recreation, helps in inland navigation, useful for fish breeding, etc. Now let's see the disadvantages. Disadvantages are regulating and damming of rivers affect the natural flow. जो रिवर्स का नेचुरल फ्लो होता है उसको ये इफेक्ट करता है और पानी को नेचुरली बहने से रोकने की वजह से फ्लोरा और फौना भी इम्पैक्ट होती है. पुअर सेडिमेंट्स की वजह से जब सॉइल ड्राई होना शुरू होती है रिवर में रोकीनेस फॉर्म होती है एंड एट द सेम टाइम सेडिमेंटेशन प्रोसेस जब रिजर्वियर में होती है तो रिजर्वियर की साइज ऊपर आने शुरू होती है. Dams also fragment rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate. रिवर्स को जब हम फ्लो चेंज कर देते हैं तो रिवर एक्वेटिक लाइफ भी डैमेज हो जाती है. The dams have triggered floods due to sedimentation in the reservoir and the release of excess water during heavy rains. जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो डैम्स के गेट्स खोल देने पड़ते हैं क्योंकि वहां पर ऑलरेडी सेडिमेंटेशन प्रोसेस की वजह से पानी ज्यादा स्टोर नहीं हो पाता है and that results into floods. Multi-purpose projects, they even are reason for earthquakes. एक जगह बहुत ज्यादा पानी जमा होता है और दूसरी जगह ड्राई हो जाने की वजह से भी earthquakes एक्टिवेट हो जाते हैं. Along with that, they cause waterborne disease and pest and lead to pollution resulting from excessive use of water. Industries and urbanization की वजह से excessive use of water pollution में भी हाथ देता है. Irrigation has changed the cropping pattern of many regions, with farmers shifting to water-intensive and commercial crops. अब irrigation की वजह से agricultural activity में भी change आना शुरू हुआ है. ये agricultural activity में water-intensive and commercial crops के ऊपर ज़्यादा focus रहने की वजह से हमारे देश में food shortage भी हो सकती है. Along with that, it can be creating great ecological imbalance. So, state the characteristics of primitive subsistence farming. सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं कि primitive subsistence farming होता क्या है. Primitive subsistence farming का मतलब है कि जो हमारे देश में ट्राइबल्स स्पेसिफिकली या नोमैड्स प्रैक्टिस करते हैं, जंगल में रहने वाले हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं सबसिस्टेंस यानी अपने फैमिली के कंजम्पशन के लिए, उसी को हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं. तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में सेल्फ कंजम्पशन के लिए क्रॉप्स ग्रो किया जाता है. It is practiced on small patch of land. इसमें लैंड बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है. Farmers use primitive tools like hoe, dog, dig and digging sticks. Along with that, many other general normal instruments they use. Farmers के पास ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न मशीनरी नहीं होती है. Completely depend upon monsoon, natural fertility of the soil and suitability of the environmental condition for the crops grown. जो भी crops वो उगाना चाहता है उसके लिए वो बारिश के ऊपर यानी साल में कितना रेनफॉल होगा उसके ऊपर, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल के ऊपर और साथ ही एनवायरमेंटल कंडीशन सुटेबल है तो क्रॉप्स ग्रो होंगे वरना नहीं. ओनली फैमिली लेबर इज यूज्ड फॉर फार्मिंग. फार्मिंग में सारा काम फैमिली ही करती है. इसका प्रोडक्शन बहुत कम आने की वजह से कोई बड़ा लेबर हायर नहीं कर सकते हैं. लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो. लैंड में कोई दूसरा एक्सटेंशन या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई और एक्टिविटी नहीं की जाती है, इसीलिए प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है. इट इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. यहाँ पर पेड़ों को काटकर या जलाकर वहां पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाने की वजह से इसका नाम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर या फार्मिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. प्लांटेशन फार्मिंग अगर हम बात करें तो प्लांटेशन फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग सिस्टम. यहाँ पर एक ही तरह का सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल with capital intensive inputs and
migrant laborers are hired to get the output. कैपिटल इंटेंसिव इनपुट की बात आती है तो हायर यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, हाई एंड मशीनरीज, इरिगेशन फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें यहाँ पर यूज की जाती हैं. एंड इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांटेशन इंडस्ट्री लाइक टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, ये सारे प्रोडक्ट्स प्लांटेशन एग्रीकल्चर में से ही आते हैं. नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांटेशन फार्मिंग. प्लांटेशंस हैव वेरी लार्ज एरियाज. यहाँ जगह बहुत बड़ी, जमीन बहुत ज्यादा एक साथ होती है. कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स आर यूज्ड, माइग्रेंट लेबर्स आर यूज्ड. यहाँ पर जो भी लेबर आते हैं वो दूसरे स्टेट्स के हायर किए गए होते हैं. लोकल लेबर भी हो सकते हैं और दूसरे बाहर के स्टेट के लोगों को भी वर्क के लिए हायर किया जा सकता है. इट इज डन मेनली फॉर द मार्केट पर्पस. इसका मेन मोटो है प्रॉफिट अर्न करना और इसीलिए जो भी प्रोडक्शन आता है सारा मार्केट में बेच दिया जाता है. इट हैज एन इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. थोड़ी बहुत चीजें वहीं पर प्रोसेस हो जाती है. इफ यू टॉक अबाउट टी और कॉफी और शुगर केन, देन शुगर केन का प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी आजू बाजू में या वहीं होता है ताकि उसका सुक्रोज कम ना हो जाए. तो इसी तरह से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच का एक ब्रिजिंग, गैप ब्रिजिंग जैसी भी बात हो जाती है. ऑल द प्रोडक्ट्स इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज. रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल यूज हो जाते हैं. Let's move to the third question, that is, explain the technical and institutional reforms brought by the government to improve the condition of Indian agriculture in the 1980s and 1990s. इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया जा सकता है एज अ CBQ कि आज कोई भी XYZ फार्मर का नाम दिया जाएगा एंड द न्यूज कैप्शन माइट हैव बीन गिवन. आपको न्यूज क्लिप दी जा सकती है वहां पर और वहां पर आपको एक्सप्लेन करना है कि ये गवर्नमेंट किस तरह से कौन कौन से स्टेप लेकर फार्मर्स की आत्महत्याओं को रोकती है या रोक सकती है. सो यू आर सपोज टू राइट द इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल पॉइंट्स और रिफॉर्म्स हियर इन दिस आंसर. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ये एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आते हैं. पहले जो जमींदारी सिस्टम हुआ करती थी जहां पर लोग दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेते थे और फिर ओरिजिनल लैंड होल्डर वहां पर मजदूरी करता था. नाउ दैट हैज बीन चेंज्ड एंड द प्रायोरिटी इज गिवन टू द चेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस. लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वेर एनेक्टेड. यहाँ पर लॉज इंट्रोड्यूस किए गए. द टीलर, लैंड टू द टीलर. जो जमीन पे काम करता है जमीन उसकी है, दूसरे किसी की नहीं. इस तरह से बहुत सारे लॉज लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एनेक्ट भी किए गए हैं. प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर और एनी अदर नेचुरल डिजीज जिससे क्रॉप फेल हो सके. फार्मर्स की प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ज्यादा जमींदार पे या किसी लैंडलॉर्ड पे या मनी लेंडर पे डिपेंड होते हैं लोन्स के लिए. तो वहां पर अगर क्रॉप फेल हो जाता है तो बहुत मुश्किल होती है. इसीलिए गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड गिविंग देम क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच मे बी हैम्परिंग देयर इकोनॉमिक ग्रोथ. Along with that, establishment of Gramin Bank, cooperative societies and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest. बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखने की वजह से farmers are able to get the benefit from Gramin Bank, cooperatives or other banks. They are able to get the loans as well. और इसी वजह से they are saved from the debt trap. Along with that, KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड एंड PAIS जिसे पैस भी बोला जाता है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी इंट्रोड्यूस की गई है. फार्मर जब खेत में काम करता है तो कोई भी किसी भी तरह का अगर उसके साथ एक्सीडेंट होता है तो ये इंश्योरेंस स्कीम उसके हेल्प कर सकती है. किसान क्रेडिट कार्ड का यूज करके वो मैकेनिज्ड आइटम्स अपने फार्म के लिए खरीद सकता है. अब अगर हम टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन जिसे हम ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए. इसमें HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है एट द सब्सिडाइज्ड रेट्स. इसमें हमारी जो
इरिगेशन मेथड थी उसको मॉडर्नाइज किया गया है। पहले मैनुअल होता था या हर जगह पर फार्मर को वेल्स के ऊपर, रेन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था। अब डैम्स में से इरिगेशनल चैनल्स निकालकर यहाँ पर फैसिलिटी क्रिएट कर दी गई है। लेटेस्ट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ यूजिंग plow or hoe. Now farmers are able to use threshers, tractors, even they are able to use many other tools to improve their agricultural products. Special weather bulletins and agriculture programs for farmers are introduced on radios and television. Farmers के लिए especially weather bulletins, बारिश कैसी होगी कैसी नहीं, साथ ही साथ उनके लिए एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए हैं। अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो जस्ट ऑन वन कॉल दे कैन गेट अ हेल्प। इफ दे हैव रेडियो और टेलीविजन विद देम दे कैन गेट द गाइडलाइंस ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। अनाउंसमेंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, remunerative and procurement prices for important crops are also declared. Government ने MSP declare कर दी है, so whatever produce is coming, government is able to procure it at certain price and farmers are shortly able to get that amount at least or minimum income, जिससे farmer को loss नहीं होता है. Next is establish the difference between commercial farming and subsistence farming with the help of a suitable example. So यहाँ पर हमने इसको tabular form में लेकर गए हैं ताकि you will be able to understand it easily. The first point in subsistence farming is practiced on small patches of land. So at the same time, commercial farming, it is practiced on big land holdings or on big lands. Primitive techniques and tools are used. यहाँ पर ज़्यादा कोई modern methods use नहीं होती है, जबकि commercial farming is all about using modern techniques and tools for their further development. Production is for the local markets or self consumption. Production is for export purpose. यहाँ पर ज़्यादा earning मिले इसके लिए इसका export किया जाता है या फिर as a raw material industries में use होता है. This is completely, subsistence farming is completely dependent on the monsoon, whereas commercial farming has irrigational facilities with it. Family members provide the labor, whereas laborers are hired here. So this is what we say कि ये बहुत ही investment intensive है, जबकि यहाँ पर ज़्यादा investment नहीं होता है. No costly fertilizers are used, whereas here the chemical fertilizers, pesticides, insecticides are used, and this gives the better development to the agriculture. Now let's move to the next topic, that is minerals and energy resource. जब हम minerals and energy resource की बात करते हैं तो we know about the different types of minerals which are available to us in different ways, how minerals are produced or they are procured from the earth. मगर क्या हम ये जानते हैं कि mining is also a challenging thing for us? So let's see in the form of question. How has mining become a problem for workers and the environment? देखिए हम सिर्फ हमारी बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पर environment और workers दोनों को include करते हैं. We generally think from one side के भाई environment damage होने वाला है, ये होगा वो होगा, मगर हम ये होगा वो होगा नहीं देखते हैं. हम साथ में ये भी देखते हैं कि जो काम करने वाला है, जो माइनर है, उसकी हालत क्या होती है जब वो किसी माइनिंग में काम करता है. या फिर the question goes as analyze the impact of mining activities on the local environment and the health of the surrounding communities. तो पूरा overall यहाँ पर कवर किया जाता है. Now let's see first problems of miners. The miners have to work under tough conditions where no natural light is available. जब miners mining के लिए जाते हैं तो वहां पर कंडीशन बहुत टफ होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा और नेचुरल लाइट अवेलेबल नहीं होती है. देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ कोलैप्स ऑफ द माइन रूफ, इनंडुएशन विथ वाटर एंड फायर. हो सकता है कि वहां आग लग जाए, हो सकता है पानी से फ्लड आ जाए या फिर छत माइन की टूट जाए. हमेशा माइनर्स लाइफ इज अंडर द डेंजर. माइनर्स आर एट ग्रेट रिस्क ऑफ गेटिंग अफेक्टेड विद प्लूमोनरी डिसऑर्डर, क्योंकि अर्थ के अंदर जो गैसेस होते हैं वो बहुत ही विशियस, पॉइजनस होते हैं. तो इसी वजह से माइनर्स को जनरली प्लूमोनरी डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्रीदिंग में डिसऑर्डर्स आ जाती हैं. इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट भी बहुत ही खराब है. द वाटर इज
resources in the region get contaminated due to the mining. Mining करने की वजह से आसपास का water resource भी impact हो ही जाता है. Dumping of waste and slurry leads to the degradation of land and soil and an increase in the stream and river pollution. जब हम mining करते हैं तो उसमें से जो waste निकलता है, जैसे dumping हो waste हो गया और slurry निकलती है, चिकना एक liquid semi solid format में बाहर आता है जो मिनरल, वो हम जब जमीन पे फेंक देते हैं या पानी में डालते हैं तो इट लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल, लैंड एंड वाटर इक्वली. नेक्स्ट क्वेश्चन गोज एज व्हाई शुड वी कंजर्व मिनरल्स? सजेस्ट 3 ways टू कंजर्व मिनरल्स. इसमें हम 2 या 3 पॉइंट्स कंजर्वेशन से नीड क्या है उससे एक्सप्लेन करते हैं एंड देन 3 to 4 ways फॉर द मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन. We need to conserve the minerals as they are limited in the nature. सबसे पहली बात है कि minerals जो है वो हमारे natural resource होने के साथ साथ बहुत ही limited है. The strong dependence of industry and agriculture upon mineral deposits and the substance manufactured from them. हमारी industries और हमारे जो सारी agricultural activities हैं वो minerals पे strongly depend करती है. अगर minerals नहीं होंगे तो ये दोनों चीजें collapse कर जाएंगी. Minerals resources are finite and non-renewable. हमारे जो minerals हैं वो finite हैं, उनका quantity decided fixed है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं और near future में वो खत्म हो सकता है. The geological processes of mineral formation are very slow. और mineral का process जो बनने का process है वो हजारों लाखों सालों तक जाता है, तो ये process बहुत ही slow है और इसी वजह से production of these minerals is really nearly non-renewable. Continued extraction of ores lead to increased cost of mineral extract from greater depths along with a decrease in quality. जैसे जैसे हम जमीन में अंदर डीप में जाते हैं तो हमारी cost of extraction बढ़ते जाती है और quality of mineral deplete होती है, compromise होती है और इसी वजह से production पे भी effect आती है. तो अब minerals को हम बचाएं कैसे? So we have to work with a concentrated effort in order to use mineral resources in a planned and sustainable manner. तो ये planned and sustainable manner से जब हम minerals का use करेंगे तो we will be able to save, conserve the minerals for future generation to come. Improved technologies need to be constantly evolved to allow the use of low-grade ores at low cost. अब जब हमें low quality की कोई भी mineral मिलती है तो उसको फेंक देने की बजाय अगर हम उसका technological upgradation करते हैं तो वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी बढ़ा देता है. रिसाइकलिंग ऑफ मेटल यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स. जब भी हमें किसी तरह की मिनरल्स आगे बढ़ानी है, हमें सेव करना है, तो हम उसको कंजर्वेटिव मेथड्स में स्क्रैपिंग मिनरल्स या रिसाइकलिंग मेटल्स में यूज करेंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain the difference between conventional and non-conventional source of energy. Name the 2 most common conventional resources used in India and why the use of these conventional resources should be discouraged. Conventional source of energy की जब हम बात करते हैं तो these are the traditional source of energy produced from coal, petroleum and natural gas. इसको हम सालों से यूज करते आ रहे हैं. They are non-renewable. ये renew नहीं हो सकते हैं. Their generation is expensive. इसको extract करना बहुत ज्यादा महंगा है. They pollute the atmosphere on a large scale. हमारा environmental pollution इनको responsible हम गिन सकते हैं. Examples are coal, petroleum, natural gas and etc. जब हम non-conventional source of energy की बात करते हैं तो this source of energy has developed recently from sun, wind और tide. इसे हमने अभी last 50 years में यूज करना शुरू किया है. They are renewable. इसको हम बार-बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, बार-बार यूज भी कर सकते हैं. Their generation is practically cheaper. They are pollution free or their pollution sources are really very less. Example की अगर बात करें तो solar energy, wind energy and tidal energy इसके examples हैं. Next is question number 4 is explain the need to adopt a cautious approach for the judicious use of our limited energy resource. एनर्जी रिसोर्स को हमें जुडिशियसली और कॉशियसली यूज करना चाहिए. क्यों? तो आप पहले क्वेश्चन को ही एज अ पॉइंट यूज कर सकते हैं आंसर में.
स्टार्टिंग में दे सकते हैं। Energy is a basic requirement for economic development. Every sector of the national economy, like agriculture, industry, transport, commercial and domestic, needs inputs of energy. Energy की जगह हमें हर जगह है, energy हमें हर जगह चाहिए, और इसीलिए हमारा economic development हैम्पर ना हो, उसका भी हमें ध्यान रखना है. India is presently one of the largest energy inefficient country in the world. हमारी कंट्री में हम एनर्जी का मिसयूज करते हैं. There is an urgent need to develop a sustainable path of energy development. हमें sustainable energy path पे चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है. Various development plans require increasing amounts of energy to remain operational. हम जितनी भी इंडस्ट्रीज या जितने भी प्लान्स प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करते हैं वो सारे एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो इसीलिए प्लान्स ऐसे होने चाहिए जहां पर हम एनर्जी को बचा सकें. द सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स डिपेंड्स ऑन एनर्जी रिसोर्स, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ही हो पाएगी अगर हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज होंगे, अदरवाइज वी वॉन्ट बी एबल टू डेवलप. हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. Suggest ways to conserve energy resources in India. There are few ways, like let us adopt a cautious approach to the judicious use of our limited energy resources. हमारे पास जो लिमिट है, जो फिनिट लिमिट हमें दिया गया है, उसी वजह से we have to be very alert in using our energy resource. Using public transport system instead of individual vehicles. हम जनरली छोटी छोटी जगहों पर, नजदीक की जगहों पर जाने के लिए भी अपने व्हीकल्स यूज करते हैं. We can do it by public transport or by carpooling or bike pooling system. Switching off electricity when not in use. जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज ना हो तो प्लीज उसे बंद कर दें. Using power saving devices. डिवाइसेस में 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक के डिवाइसेस आते हैं, तो आप जितने ज्यादा स्टार वाला डिवाइस लोगे वो उतना ज्यादा पावर सेविंग करके देगा. यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. जितनी ज्यादा एनर्जी को आप बचाओगे उतना ही ज्यादा आपके लिए और एनवायरमेंट के लिए अच्छा है. सो व्हाई स्टार्ट यूजिंग सोलर, विंड और टाइडल एनर्जी टू सेव द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. So that's all for geography. If you like this video, please share, like and subscribe our channel and make us more useful to you. We are Proton Study Center.